नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो जिंदगी है ये सब शुरू कैसे हुआ? आज हम उसी कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एक छोटे से अणु से लेकर इस पूरे जिंदा ग्रह की सैर कराएगी। तो चलिए चलते हैं अरबों साल पीछे। सोचिए, जब कुछ नहीं था, सिर्फ बेजान केमिकल्स, और फिर उन्हीं में से जिंदगी की पहली चिंगारी निकली। बस छोटे छोटे अणु जुड़े, पहली कोशिका बनी, और वहीं से इस धरती पर सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत हो गई। तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या है? हम जीवन की कहानी के कुछ खास चैप्टर्स को देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेके आज तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। सोचिए, जिंदगी शुरू तो हो गई, पर उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हर जीव की एक उम्र होती है, वो मर जाता है। तो फिर जिंदगी आगे कैसे बढ़े? नेचर ने इसका एक ही जवाब निकाला, और वो था जनन, यानी रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो जिंदगी ने आगे बढ़ने के लिए दो मेन रास्ते अपनाए। पहला था अलैंगिक जनन, मतलब एक जीव अकेला ही अपनी एकदम हूबहू कॉपी बना देता है। सोचिए, जैसे कोई अमीबा खुद को बस दो हिस्सों में बांट लेता है, सिंपल। लेकिन फिर आया दूसरा और ज्यादा दिलचस्प तरीका, लैंगिक जनन। इसमें दो जीव मिलकर एक बिल्कुल नया, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और इसी वजह से हमें दुनिया में इतनी जबरदस्त वैरायटी देखने को मिलती है। अब इंसानों की बात करें तो यहाँ ये प्रोसेस और भी कमाल का है। सब कुछ शुरू होता है युग्मकों से, यानी स्पर्म और ओवम के बनने से। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अकेली कोशिका बनती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और यही एक सेल 9 महीनों में धीरे धीरे विकसित होकर एक नए इंसान के रूप में दुनिया में आता है ना कमाल? पर देखिए, इंसानों में रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना, आबादी को मैनेज करना, और हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज से बचना। ये सब भी इसी बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। ठीक है, तो जिंदगी ने आगे बढ़ना सीख लिया, पर अब एक और बड़ी पहेली सामने आई। आखिर क्यों बच्चे अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं? ये जो गुण हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं? इस पहेली को सुलझाने का पहला क्रेडिट जाता है ग्रेगर मेंडल को। उन्होंने अपने बगीचे में मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, आज हम उन्हें ही जीन्स कहते हैं, जो माता पिता से बच्चों में इन गुणों को लेकर जाते हैं। और ये पनेट स्क्वायर हमें दिखाता है कि मेंडल की बात असल में काम कैसे करती है। ये एक सिंपल सा चार्ट है जो हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि अगली पीढ़ी में कौन से गुण दिखने के चांस हैं। देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभावी और अप्रभावी जीन्स के मिलने से हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा पैदा होता है। मैथ्स की तरह है ना? और ये सब कुछ, ये सारा खेल होता है डीएनए की वजह से। डीएनए को जिंदगी का ब्लूप्रिंट या समझिए एक तरह का कंप्यूटर कोड मान सकते हैं। डीएनए से जानकारी आरएनए में कॉपी होती है, और फिर आरएनए उस जानकारी से प्रोटीन बनाता है। इसी पूरे फ्लो को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। और सच पूछिए तो यही वो प्रोसेस है जो हमें हम बनाता है। लेकिन ये डीएनए कोड हमेशा परफेक्ट कॉपी नहीं होता। कभी-कभी इसमें छोटे-मोटे बदलाव हो जाते हैं, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। और यहीं से कहानी में डार्विन की एंट्री होती है। उन्होंने बताया कि नेचर, यानी प्रकृति, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए उन जीवों को चुनती हैं जो अपने माहौल में सबसे अच्छे से फिट होते हैं। और यही वो ताकत है जिसने लाखों सालों में जिंदगी के इतने सारे अलग-अलग रूप बनाए हैं। तो जैसे जैसे हम जिंदगी के इन राजों को समझते गए, हमने इस नॉलेज का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। हमने सीखा कि कैसे बीमारियों से लड़ा जाए, कैसे खाने की कमी को दूर किया जाए। अब बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमें दिखाई नहीं देती, माइक्रोब्स की दुनिया। हमारी पूरी दुनिया इनसे भरी पड़ी है, पर सवाल ये है कि ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? और जवाब है, ये दोनों हैं। चलिए पहले दोस्तों की बात करते हैं। वो बैक्टीरिया जो दूध को दही बनाता है, वो हमारा दोस्त है। वो यीस्ट जिससे ब्रेड और केक बनते हैं, वो भी दोस्त है। और तो और, जिसने हमें पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दी, वो भी एक माइक्रोब ही था। अरे, ये तो हमारा गंदा पानी तक साफ कर देते हैं। और जब हमने बायोलॉजी की इसी समझ को खेती में इस्तेमाल किया, तो हमने एक क्रांति ला दी, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। बेहतर किस्म के बीज, अच्छी तकनीकें, और नतीजा, खाने का उत्पादन इतना बढ़ गया कि लाखों लोगों को भूखमरी से बचाया जा सका। यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नए मॉडर्न दौर में एंटर करती है।
अब हम सिर्फ जिंदगी को समझ नहीं रहे थे, बल्कि हम जिंदगी के कोड यानी डीएनए को एडिट करना सीख रहे थे। और इसी जादू का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस सच में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, वो किसी काम के जीन को पहचानते हैं, उसे मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची से काटते हैं और फिर उसे किसी दूसरे जीव जैसे एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। और कमाल देखिए, अब वो बैक्टीरिया हमारे लिए वो चीज़ बनाने लगता है जो हमें चाहिए। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन अब बैक्टीरिया बनाते हैं। बीटी कॉटन जैसे पौधे हैं जो खुद को कीड़ों से बचा लेते हैं। और जीन थेरेपी, इससे तो हमें जेनेटिक बीमारियों को जड़ से खत्म करने की उम्मीद मिली है। तो अभी तक हम बहुत छोटे लेवल पर थे, डीएनए और सेल्स के लेवल पर। चलिए अब कैमरे को जूम आउट करते हैं और पूरे ग्रह को देखते हैं, वो बड़ा सा स्टेज जहां जिंदगी का ये पूरा ड्रामा चल रहा है, हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सबसे बड़ा नियम है कनेक्शन। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एनर्जी सूरज से पौधों तक आती है, फिर पौधों से जानवरों तक, एक फूड चेन के जरिए। यहाँ हर जिंदा और बेजान चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है। लेकिन हमने, इंसानों ने इस बेहद नाजुक बैलेंस को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। हवा और पानी का पोल्यूशन, जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हमारे ही घर, हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। तो इस पूरी लंबी कहानी का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि जिंदगी एक बहुत बड़ा और बहुत उलझा हुआ जाल है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं, बल्कि हम खुद इसी जाल का एक हिस्सा है। बायोलॉजी हमें यही सिखाती है कि हमारा खुद का भविष्य इसी नाजुक जाल के सही सलामत रहने पर टिका है। तो चलिए इस सफ़र को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जिंदगी की ये कहानी ये अभी भी लिखी जा रही है, और जानते हैं क्या, अब कलम हमारे हाथ में है। तो सवाल ये है कि हम इसका अगला चैप्टर कैसा लिखेंगे। इसका फैसला हमें ही करना है।